नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूक्रेन का संकट क्या सुलझने वाला है या और गहराता जा रहा है? पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के कड़े रुख और सैन्य समर्थन ने रूस के साथ यूक्रेन के तनाव को बढ़ावा दिया। एक तरह से समझे तो अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया कि भाई युद्ध करो, युद्ध लड़ो, अमेरिका तुम्हारे साथ खड़ा है, जिसे यूक्रेन को युद्ध में जाना पड़ा और यूक्रेन को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो कह रहे हैं युद्ध बंद करो, और अगर युद्ध बंद नहीं किया तो यूक्रेन को खामियाजा भुगतना होगा, जेलेंस्की को खामियाजा भुगतना होगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस प्लान के चक्कर में यूक्रेन पूरी तरीके से फंस गया है। यानी कि बाइडेन ने उकसाया और डोनाल्ड ट्रंप ने फंसाया। यूक्रेन की स्थिति ना घर के रहे ना घाट के। जेलेंस्की की मंशा और देश की संप्रभुता के बीच यूक्रेन पेंडुलम की तरह लटका हुआ है, जबकि रूस की धमकियां और हमले लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान दिया है वो भी बहुत पेचीदा है। वो यूक्रेन के लिए ऐसा है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, दोनों तरफ जाएंगे तो गए। इससे देश की संप्रभुता और स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। करें तो करें क्या? खबर यह आ रही है, बड़ी खबर यह है, मैं इसके बारे में और जानकारी आपको दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज जो यूएस ऑफिशियल्स और यूएस मीडिया के हवाले से है कि ट्रंप के पीस प्लान पर सहमति बन गई है कुछ मुद्दों को छोड़कर। तो क्या यूक्रेन शांति समझौता मानने को तैयार हो गया और रूस यूक्रेन युद्ध में सीजफायर होने जा रहा है? बड़ी चर्चा, बड़ी डिबेट, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इंडिया बोल रहा है कि शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई, जल्दी से आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस यूक्रेन में पीस डील संभव है। यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक अमेरिका की पीस डील पर यूक्रेन ने हामी भर दी है। कुछ एक शर्तों पर अभी बात नहीं बन पाई है, लेकिन इंडिया बोल रहा है, मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शांति समझौते पर रूस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन जेलेंस्की ने हामी भर दी है। कुछ बदलावों के साथ ट्रंप की शर्त मान ली है। शांति समझौते पर रूस का कोई रिएक्शन नहीं आया है। यूएस ऑफिशियल्स का यह दावा है कि जेलेंस्की इस बारे में सहमत हो गए हैं और शांति जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत बहुत जल्द हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव दिया था और उस पर जेलेंस्की सहमत होते नजर आ रहे हैं। तो क्या रूस और यूक्रेन में सीजफायर होने की तारीख नजदीक है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव और मध्यस्थता प्रयासों के बाद रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए एक नया शांति प्रस्ताव तैयार किया गया। इस नए प्लान में 28 की जगह 19 बिंदुओं पर सहमति बनी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले ट्रंप के शुरुआती शांति प्रस्ताव को सरेंडर जैसा बताया था और उस पर यूक्रेन का विरोध रखा था, अपना विरोध रखा था। लेकिन ट्रंप के दबाव और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रभाव को देखते हुए जेलेंस्की ने आखिरकार इस संशोधित 19 सूत्रीय समझौते को मसौदे को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए 9 विवादित मुद्दे इस समझौते से हटा दिए गए। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इन बदलावों से जेलेंस्की पूरी तरह संतुष्ट हैं और शांति वार्ता को एक नई दिशा मिल सकती है। चलिए आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन के किस किस इलाके में रूस का कब्जा हो चुका है। इसको लेकर एक मैप आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये देखना इसलिए जरूरी है कि रूस कहां कहां यूक्रेन में पहुंच चुका है। और रूस ने साफ कहा है कि वो जहां जहां आ चुका है उसको नहीं छोड़ने वाला है, यानी कि उन इलाकों से पीछे नहीं हटेगा। तो ये देखिए, ये जो इलाका है ये लुहांस्क का इलाका है, ये डोनेट्स्क का इलाका है, इसके बाद मारियोपोल का इलाका है, फिर मेलिटोपोल का इलाका है और ये सेवास्तोपोल का जो इलाका है, ये जो सरहदी एरिया और ये डोनबास का इलाका, ये जो सरहदी इलाके हैं, इन इलाकों में रूस की सैनिक पहुंच चुकी है, रूस ने कब्जा कर लिया है। अब रूस का कहना यह कि वो यहां से पीछे नहीं हटने वाला, ये इलाके उसके कंट्रोल में ही होंगे। अगर ऐसा यूक्रेन मानता है तो वो सीजफायर के लिए तैयार है। तो शायद इस पर सहमति बन गई है
जेलेंस्की का कहना है कि यहां पर किसी भी देश की सेना नहीं रहेगी और शायद इसे बफर जोन बना दिया जाए। हालांकि फाइनल पीस डील अभी नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती कुछ जानकारी ऐसे ही मिल रही है। हालांकि इस डील पर सहमति से ठीक पहले एक यूक्रेनी खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि रूस अगले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर हमले करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन में अपनी हार के भय को कम करने के लिए फ्रंटलाइन से कई शहरों तक, राजधानी कीव तक लगातार प्रहार करने की कोशिश कर सकता है। यह तनाव इस बात की ओर इशारा करता है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बावजूद युद्ध का खतरा बरकरार है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के इस यूरोप का प्लान, ट्रंप के जवाब में आखिर क्या है। सीजफायर होने पर अमेरिका और यूरोप इस सीजफायर की निगरानी करेंगे। यूक्रेन को अमेरिकी युद्ध विराम के बाद सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। यूक्रेन के किडनैप बच्चों और नागरिकों को रूस वापस लौटाएगा। जंग रुकने के बाद सभी युद्ध बंदियों की रिहाई होगी। यूक्रेन पर हथियार खरीद की कोई रोक लागू नहीं होगी। यूक्रेन को विदेशी सैनिकों को बुलाने का हक होगा। यूक्रेन को यूरोप की सदस्यता मिलेगी। यूक्रेन के लिए नेटो के दरवाजे बंद नहीं होंगे। जेप्रोजिया प्लांट पर पूरी तरह से यूक्रेन का कब्जा रहेगा। पूरी तरह सीजफायर के बाद ही शांति समझौते पर बात हो। नुकसान का भुगतान रूस अपनी फ्रीज संपत्ति से करेगा। रूस को नहीं दी जाएगी यूक्रेन के हिस्से की जमीन। यह यूरोप का दावा है कि यूरोप यूक्रेन के एवज में यह बात अमेरिका को कह रहा है, लेकिन अगर इन शर्तों को देखेंगे तो इसे सिरे से खारिज कर दिया जाएगा रूस की तरफ से। इसमें ऐसे ऐसे क्लॉज है, क्योंकि ये युद्ध की जमीन ही नेटो को लेकर हुई थी। अमेरिका और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज, जब बाइडेन शासन थी तब उस समय यह कहा गया था कि यूक्रेन नेटो में जाएगा, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई। और अब यह कहा जा रहा है, जब यूरोप ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें यह कहा गया है कि नेटो के दरवाजे यूक्रेन के लिए बंद नहीं होंगे, एक सलाह दी गई है, लेकिन इस पर रूस तैयार नहीं है। बात आती है अब 19 सूत्रीय एजेंडे की, जो 19 सूत्रीय एजेंडा ट्रंप की तरफ से दिया गया है, जिस पर काफी हद तक यूक्रेन तैयार होता दिख रहा है। लेकिन अभी तक, जैसा कि मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज में बताया, रूस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो क्या रूस डोनाल्ड ट्रंप के इस 19 सूत्रीय मसौदे पर तैयार हो जाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ पूर्णिमा नाथ, रिपब्लिकन नेता, जुड़ रही हैं। अमेरिका से सीधे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जुड़ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हैं, जेएनयू से। आपका भी बहुत स्वागत है सर, और पूर्णिमा जी आपका भी स्वागत है, माथुर सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त अभिषेक खरे जी जुड़ रहे हैं, जो विदेश मामलों के जानकार है। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अमेरिका से। थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ लाइव होंगे। सबसे पहला सवाल मैं पूर्णिमा जी आपसे करना चाहूंगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान पर सहमति बनती नजर आ रही है? अमेरिका में क्या चर्चा चल रही है? यूएस मीडिया के हवाले से क्या खबर है? क्योंकि वहां यूएस मीडिया के हवाले से यह दावा किया गया कि यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है जेलेंस्की मान गए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई अप्रिशिएट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मैं बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और इनके जो हैंडलर्स है, ये लोग अभी हाथ वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, हैंड वॉश करने की कोशिश कर रही है यूक्रेन वॉर में। आपको पता है ये जो वॉर चल रहा था इतने सालों से, इट वॉज अ बाई पार्टीजन सपोर्ट, मीनिंग इट वॉज बोथ द डेमोक्रेट एज वेल एज द रिपब्लिकन पार्टी सपोर्टेड यूक्रेन इन दिस पर्टिकुलर वॉर। आपको पता है $300 बिलियन का एसेट्स भी उन्होंने फ्रीज किया है यूनाइटेड स्टेट्स, और उससे जो इंटरेस्ट आती है उसको यूक्रेन को सपोर्ट करती है इस वॉर में। उसको हथियार भेजना, उनको सपोर्ट करना, उनको मॉरल सपोर्ट देना, उनको स्पिरिचुअल सपोर्ट देना, सब कुछ चल रहा था। अब जो सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी है, रशिया, वो बेसिकली इट्स बिन एब्सोल्युटली क्लियर कि रशिया को वो लोग हटा नहीं पाए, नो मैटर कितने सैंक्शंस
यूनाइटेड स्टेट्स डाला है उनके ऊपर, कितने दबाव डाला है, कितना धमकियां दिया हुआ है, उनको लिटरली आइसोलेट किया गया है वर्ल्ड के लैंडस्केप में। लेकिन रशिया इसमें हारे नहीं है। उनके ऊपर से यूक्रेन की जो टेरिटरी है उनको भी कब्जा कर दिया। छेड़ा तो जंग यूक्रेन ने, यूक्रेन का भी टेरिटरी भी रशिया के हाथ में चला गया। तो मैं पहले दिन से ये मामले में ये कह रही हूँ कि यूक्रेन इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, अमेरिका इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री बाय सपोर्टिंग यूक्रेन ऑन दिस मैटर। एंड हमारी जीत नहीं हुई है, यूक्रेन तो तबाह हो चुकी है। अब अमेरिका की फर्स्ट फाइनल गोल ये है कि इस वार से हैंड वॉश करे। और प्रेसिडेंट ट्रम्प की तो ट्रैक रिकॉर्ड यही रह गया ट्रम्प 2.0 में, कि आप 8 वार बंद कर रहे हो, बार बार जाके बोल रहे हो इंडिया पाकिस्तान XYZ आपने बंद किया। अभी इसको पीस डील करने के बाद वो इसका क्रेडिट लेना चाहते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई पीस नहीं होने वाला है। आप ये टेरिटोरी कौन सा साइड में जाने वाला है वी ऑल्सो डोंट नो। रशिया ये देने क्यों क्यों देंगे? दे एक्चुअली कब्जा करे रखे हैं ना। और रशिया इज ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री हियर। यूक्रेन को नेटो में जाने के लिए जो उकसाया, वो कौन उकसाया था? अमेरिका उकसाया था ना। तो मेरे ख्याल से ये कोई पीस डील होने वाला नहीं है। अगर हो भी जाएगा, इट विल बी टेम्पररी, और इट विल गिव प्रेसिडेंट ट्रम्प एन अपॉर्चुनिटी टू क्लेम ए क्रेडिट के उन्होंने कुछ किया है। बट लॉन्ग टर्म में ये कोई पीस डील होने नहीं वाला है। एट द एंड ऑफ द डे नहीं, यूरोपियन आप ये कह यूनियन रहे जो है, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस एक तरह से हार गया इस मुकाबले में। आप उनके भाषा देखेंगे तो कहेंगे तो नहीं कि हार गया है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और ट्रूथ सीकर हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि यस, अमेरिका हार गया इसमें। हम गलत थे और हम हार गए, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी और प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं बोलेंगे। ये बार बार ये कह रहे कि जो पीस डील मना उन्होंने किया है, पॉइंट दिया है, उसमें बेसिकली यही कह रहे हैं ना कि यूक्रेन को जगह दे देने के लिए रशिया को, और कह रहे कि यूक्रेन को यूक्रेन को नेटो कह रहे में हैं कि नहीं भाई आप जाने पुतिन देना की है। बात मान लीजिए, पुतिन जो मांग रहा है पुतिन को दे दीजिए और वॉर बंद कर दीजिए। अब आपको और जंग लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके इस पॉइंट से मैं थोड़ा बहुत सहमत हूं कि भाई अमेरिका ने जंग शुरू करवाया कि लड़ लो तुम, हम आपको पैसा भी देंगे, हथियार भी देंगे, हम आपको सब देंगे। अब अमेरिका ही कह रहा है कि भाई जंग खत्म कर दो। अमेरिका ने जंग खत्म करने के लिए रशिया को पानी पिलवा दिया, उनके एसेट्स फ्रीज कर लिए, उन पर सैंक्शंस लगा दिए, उनके ऑयल एक्सपोर्ट पर सैंक्शन लगा दिए, उनके संपत्ति को फ्रीज कर दिया। और तो और सबसे बड़ी बात, उसके चक्कर रशिया पर को बैन करने के चक्कर में दुनिया भर पे टैरिफ लगा दिया। इंडिया पर भी 50% का टैरिफ इंपोज कर दिया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा क्या लेना देना भाई किसी वॉर से? हमने तो कभी किसी वॉर की बात ही नहीं की। हमको भी साथ में खींच लिया डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी मंडली ने। तो अब सेटबैक तो है। अब कह रहे हैं आप रूस की बात मान लीजिए, तो मतलब आप अपनी बात पर नहीं टिके रह पाए। धीरज कौल हमारे साथ अमेरिका से जुड़ा, एक उनका रुख कर लेता हूं, उनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं माथुर सर, स्वर्ण सर और अभिषेक सर आपके पास आ रहा हूं। कौल साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और देखिए, मैं इस पे अभी ज्वाइन किया, पूर्णिमा जी को मैंने सुना, और बहुत लोगों के ऐसे इमोशंस और व्यूज हैं। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट देखता हूँ। और मैंने आप ही के शो पे बहुत महीनों से बोल रहा हूँ, बाय द एंड ऑफ द ईयर दिस वॉर विल स्टॉप। तो पहले तो ये एक पॉजिटिव मूव है, हम सबको इसका वी शुड बी अप्रिशिएटिव। हाँ, जो पहले 28 पॉइंट एजेंडा था दैट वाज फेवरिंग रशिया लॉट। अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो दुबई में रशियन डेलीगेशन और अमेरिकन डेलीगेशन की मीटिंग हो रही है। अभी तक बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं। रशिया से काफी लेवरेज टेरिटरी का जो देने की पहले बात हो रही थी, अब वो वापस ले लिया गया है। यूक्रेन को, जो मैंने आपको बहुत महीनों से बोल रहा हूँ, हिस्ट्री विल जज जेलेंस्की, जिस काम के लिए लड़ाई की थी। देखिए, आपको कोई मर्जी उकसा दे, जो मर्जी आप पे प्रेशर डाल ले, जैसे मोदी जी पे कितना प्रेशर डाला डेयरी खोलने के लिए, क्या उन्होंने खोली? नहीं। ही वॉच्ड फॉर द फार्मर्स, विच इज द राइट थिंग टू डू। तो यूक्रेन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जो पहले कॉमेडियन थे, अब वो आ गए हैं। तो दिस इज अ सीरियस बिजनेस, दिस इज नॉट कॉमेडी, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। और आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप रशिया और रेस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन के बीच में बैठे हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री को लीड करते हैं। यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। ये मतलब कितने लोगों की, मैं वहां पे बहुत बारी जा चुका हूं, मेरे बहुत मित्र वहां रहते हैं, रशिया यूक्रेन दोनों एरिया में। कितनी डेथ और डिस्ट्रक्शन हुई है। मैंने आप ही के शो पे $350 बिलियन का कोट दिया था
अभी जो ऑफिशियल नंबर आया है, इसमें 55% एंटिसिपेटेड ग्रोथ है, वो $260 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जिसको शायद कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के टैक्स पेयर, हम जैसे लोग, मिस पूर्णिमा नाथ जैसे लोग अपने टैक्सेस से देंगे। हमें यहाँ पे ऑलरेडी कितने मसले हैं, अब उनके रेयर अर्थ हमें मिलेंगे नहीं, वो दूर की कौड़ी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकमिंग थिंग, ये वॉर रुकनी चाहिए। हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं दोनों साइड से। अभी कल ही बहुत ही खतरनाक बम्बार्डमेंट हुआ था। और ये मत भूलिए, मैं बार बार घूम फिर के उसी बात पे आता हूं, इस टाइम वर्ल्ड को ग्रोथ 2.0 में जाना है, जिसमें एआई, क्वांटम और स्पेस एक्सप्लोरेशन के काम होने चाहिए, ना कि आपस में एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और बम गिरने के। दिस इज वेरी एंटी ह्यूमनिज्म। देखिए, और एक बार मैं, मतलब आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, मेरे को 20 साल लगे एक फिजिशियन बनने में प्रॉपरली, एक्सपीरियंस के साथ। एक जान हम आज भी नहीं बचा पाते ठीक तरीके से। एक बम हजारों लोगों की जान ले लेता है, एक आदमी मरता है, उसकी पूरी फैमिली रेस्ट ऑफ द लाइफ सफर करती है। तो वॉर से आज तक किसी का कोई भला हुआ नहीं। ठीक बात पीस है से सर, ही तो एट द एंड ऑफ द अमेरिका डे, की भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है ना सर, सिर्फ यूक्रेन की देखिए, जिम्मेदारी थोड़ी है। नहीं, मैं आपको फिर बताता हूं। एट द एंड ऑफ द डे, आप पब्लिकली इलेक्टेड लीडर हैं, आपको जो मर्जी प्रवोक करे, अगर आप करप्ट नहीं हैं, अपने देश के लिए स्टैंड कर सकते हैं, तो नेटो की मेंबरशिप किस मूर्खता के अकॉर्डिंग आपने मांग ली? और अभी तो वो ऑन द टेबल भी नहीं है। आप ही के शो पे पिछले 6 महीने से मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि दिसंबर तक ये वॉर रुकेगी, और बहुत अच्छा मूवमेंट है कि रुके। अभी भी इसके अंदर, बाय द वे, यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं जो टर्म्स को रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं तो ये हालांकि शो जी, छोटा है, हाँ समय कम है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। जी, लेकिन हैविंग सेड दैट, इट्स अ वेरी वेलकमिंग मूव। और तीसरी बात, जितने भी लोग ट्रंप का मजाक बना रहे थे, पीस डील, ये सब कहानियां, नोबेल पीस प्राइज, क्या उनको अभी नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है? वो फिर भी वॉर को रुकवा रहे हैं। तो मैं नहीं तो क्या ट्रंप अगले सपोर्टर साल नहीं हूं। नॉमिनेशन में नहीं जाएंगे? और ये वॉर शुरू ही कोई बात नहीं। अमेरिका ने करवाया, तो अमेरिका ने आप वॉर विवेक रुकवा जी, के वो कौन सा इधर नया काम बैठिए, कर दिया? आप भाई इधर ये बैठे हैं। इंस्टिगेट अगर करवाने वाला ही यूएस है, तो रुकवा के कौन सा सर, महान मैं काम तो हो कहता जाएगा? हूं, सर मैं तो कहता हूं, अगर उनके इंटरवेंशन से 10-20 लोगों की भी जान मिल जाए, तो दस वो आप हजार नोबेल पॉजिटिव प्राइज दे साइड देख रहे दीजिए। हैं, ठीक बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप नोबल, पॉजिटिव साइड देख रहे देखिए, हैं, दिस इज नोबल गुड, विच इज नोबल गुड। पीस प्राइज नोबल पीस प्राइज इज नॉट अ बिग डील फॉर ट्रम्प राइट नाउ, जहां वो बैठे हैं। हम लोग इसको गोल गोल घुमा के बात जी करते हैं। नहीं नहीं, आई उनको डोंट थिंक क्रिटिसिज्म सो आप कि जितना हर मर्जी। आदमी जा रहा है और नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा है। इवन इसराइल के पीएम जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने अपनी तरफ सर, से आपको नोबेल पीस प्राइज दे दिया, हमने अपना आप मेरे सर्वोच्च को सम्मान बताइए, आपको दे दिया। तो आप ये समझने वाली बात है, ये कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है कौल साहब। in a bigger context, Nobel Peace Prize is a very small thing for the peace initiation to stop wars। ये जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जी, मेरे से ज्यादा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन तो वॉर में या पढ़ी मैं होगी, माथुर साहब देखी से होगी, जवाब ले लेता हूं इसका, ठीक है? मैं वॉर माथुर साहब इज से, द मोस्ट जी, हॉरिबल थिंग फॉर ह्यूमैनिटी। नो आई नो वॉर इज द दैट, मोस्ट हॉरिबल आई थिंग नो फॉर दैट, मैं आपकी ह्यूमैनिटी। बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं कंप्लीटली अग्री करता हूं। और हमने एज अ इंडियन, एज अ हिंदुस्तानी, हमने कभी भी वॉर को लेकर कभी कोई पहल नहीं की, हम गर्व के साथ कहते भी और हैं। एक और इस सेकंड, बात को तो आप और भी तो विवेक जी, हिंदुस्तानी, आप जानते हैं इस एक बात सेकंड, को। जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भारत पे लगे हैं, मैंने आप ही को बोला था दिसंबर तक हट जाएंगे, और हट जाएंगे। जी ठीक है, ये चलिए, वॉर ही खत्म हो जाएगी। माथुर सर। हाँ, विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑप्टिमिज्म ठीक बात है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये हम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई, जिन हालात से ये लड़ाई शुरू हुई विवेक। अगर आप जेलेंस्की को वो बोलेंगे कि आप तमाम जितनी चीजें आपने करी हैं उनको आप भूल जाइए और सरेंडर कर दीजिए, तो वो कभी इसको बात को मान नहीं सकते। सिमिलरली आपने रशिया को एक पीस प्लान बना करके दे दिया, अब उस पीस प्लान में से आप 40% 60% माइनस कर दीजिए, तो क्या रशिया को वो मंजूर होगा? ये बात देखने की है विवेक। मैं पूर्णिमा जी के साथ थोड़ा सा सहमत हूं, उसकी वजह यही है कि अगर एट बेस्ट जो मैं देख रहा हूं, वो एक शॉर्ट अनस्टेबल सीज फायर इज द बेस्ट दैट आई कैन सी। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आज भी जेलेंस्की यूरोप के प्रभाव से और पुतिन अपने आप से अपने अपने एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स जो होती हैं वॉर की, उसके ऊपर कायम है। अगर वो पुतिन कहते हैं कि मैं एक भी बिल्कुल डॉनबास का हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, वो यूं कह रहे हैं कि मेरे को तो पूरा डॉनबास चाहिए। उनके पास अभी 80% डॉनबास पे कब्जा है, वो कहते हैं बाकी 20% भी मुझे दो, क्रिमिया भी मैं रखूंगा। उसके अलावा
कीव खार्किव में और ओडेसा में भी कुछ जगह अपना कंट्रोल बना करके रखूंगा, अपनी शोल्डर को सिग्नल करके रखूंगा। और सिमिलरली तो ये मेरा ये मानना है कि जब दोनों साइड्स का अपना जो टोन डाउन नहीं होगा, तब तक दोनों साइड अपना अपने डिजायर्ड एंड स्टेट में मेल्ट डाउन नहीं लाएंगे, इसका कोई परिणाम निकल नहीं सकता। और एक बात और मैं विवेक बताना चाहता हूं कि अगर युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में है, कोई भी ऐसी बातचीत जिसमें वो दोनों शामिल ना हो, विवेक, दोनों शामिल ना हो, वो बातचीत मुझे लगता है कहीं किसी एंड रिजल्ट पे पहुंचने की गुंजाइश उसकी कम होती है। आपने एक पीस प्लान बना दिया जिसमें ना तो यूक्रेन का कोई उसमें भागीदारी नहीं थी, वो पीस प्लान उनको मंजूर नहीं, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। अब आपने उसको कम करके, तो मेरा ये मानना है कि आपको दोनों नेताओं को ये करना पड़ेगा। नहीं, वो कह रहे हैं दुबई में अभी कोई बातचीत चल रही है, दुबई में बातचीत चल रही है अभी। और एक मिनट और अभी जो यूरोप ने कहा है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यूरोप जो है वो यूरोप के अंदर एक नया डिफेंस आर्किटेक्चर देख रहा है, और वो डिफेंस आर्किटेक्चर इस प्रकार का नजर आ रहा है यूरोप को कि कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका की भागीदारी कम या फिर बिल्कुल नहीं होगी। और ऐसा डिफेंस आर्किटेक्चर अगर उनको चाहिए, तो जो यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूक्रेन, वो यूक्रेन उनके पास, वो यूक्रेन को, डॉनबास के इलाके को न केवल यूक्रेन का सेंटिनल मानते हैं, बल्कि वो यूरोप का सेंटिनल उसको मानते हैं। और वो यूरोप को बहुत कम चांसेस वो इस बात को अलाउ करेंगे कि पूरे के पूरे डॉनबास पे और क्रिमिया पे रूस का कब्जा बना रहे। और मेरे हिसाब से रूस उससे कम पर एग्री होने वाले फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अभी भी जो वहां से स्टेटमेंट रशिया से आए हैं विवेक, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जो मॉडिफाइड प्लान है उसके हमारे पास कोई खबर नहीं है, हमने सिर्फ मीडिया से इसको पता लगाया है कि लेट दैट प्लान कम टू अस, उसके बाद हम इसको कंसिडर करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। और इसका मतलब यही होता है कि वो जब कंसिडर करेंगे तो जो जो उनको डिसएडवांटेजेस दिए जा रहे हैं, इसमें से कट डाउन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उनको शायद मंजूर हो या ना हो। तो ये स्टेबिलिटी इस पीस प्लान की प्रोसेस के मैं वो कर रहा हूं। नहीं, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो ये अमेरिका की जीत है या हार है? स्वर्ण सिंह जी से इसका मैं जवाब चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका के लिए कम है ये, विदाउट ए डाउट, क्योंकि ये सेटबैक है। ठीक है, सेटबैक है। स्वर्ण सिंह जी से कैसे देख रहे हैं? उसके बाद खरे साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। धन्यवाद। आप देखें, जो भी युद्ध होते हैं विश्व में कहीं भी हों, उसमें अलग अलग देशों की क्या आकांक्षाएं हैं और क्या उनकी मजबूरियां हैं, तो ये महत्वाकांक्षा और मजबूरी के बीच में कहीं हर राष्ट्र का उसमें योगदान रहता है, और उसको, युद्ध को खत्म करने में भी वही बातें रहती हैं। और अक्सर राष्ट्र के जो नेता हैं वो अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, जो मजबूरी है, उसको एक तरह से राष्ट्र की महत्वाकांक्षा का जामा पहनाकर सामने रख देते हैं। तो एक बात जब आप देखें कि जब शुरू हुआ था यूक्रेन में ये युद्ध फरवरी 2022 में, तो पहले ही 4 या 6 सप्ताह में इस्तांबुल में बातचीत होकर एक मसौदा तैयार हो रहा था कि किस तरह से युद्ध विराम किया जाए। पर ये पश्चिमी देशों को लगा कि ये एक अवसर है हमें रूस को सबक सिखाने का, इसलिए ब्रिटानिया के प्रधानमंत्री गए कीव और कहा कि नहीं, आप युद्ध विराम की शर्तों को मत माने, आपके साथ हम सब साथ हैं। और उस वक्त राष्ट्रपति बाइडेन क्यों इसके साथ हुए? क्योंकि वो चाहते थे कि दुनिया उनकी जिस तरह से हार अफगानिस्तान में हुई है उसको भूल जाए और सारी दुनिया यूक्रेन पर ध्यान दे। इसलिए लगातार उन्होंने कोशिश की कि युद्ध विराम की हम बात नहीं करेंगे, हम सबक कैसे सिखाना है रूस को इसकी बात करेंगे, 50 देशों को इकट्ठा करेंगे, यूक्रेन को हथियार मुहैया कराएंगे। उसका खामियाजा यूक्रेन ने भुगता। और दूसरी बात यह कि यदि आप राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्रस्तावना को समझना चाहते हैं, तो पहले उनकी जो गाजा में पीस प्लान हुआ है 20 सूत्रीय, उसको देख लें। उनकी तरफ से पीस हो चुकी है, शांति हो चुकी है, युद्ध विराम हो चुका है, पर आज भी फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, रोज आज भी फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। तीसरी बात, विश्व के सारे युद्ध कैसे समाप्त होते हैं? जब दोनों तरफ की सेनाएं थक जाती हैं, हताश हो जाती हैं। वो जमाना चला गया जब सीधी हार और जीत हो जाती थी। अब तब तक युद्ध चलता रहता जब तक दोनों तरफ के लोग थक न जाएं। और चौथी बात कि युद्ध विराम तब होता है यदि सीधी आपस में बातचीत हो। अभी क्या हो रहा है कि एक मसौदा तैयार करके कभी रूस से बात हो रही है, अबू धाबी में, जनीवा में यूरोपीय देशों के साथ बातचीत हो रही है, कीव में यूक्रेन के साथ बातचीत हो रही है,
और हर कोई अपना अपना प्रस्तावना रख रहा है कि इसको किस तरह से अमेंड किया जाएगा, क्या इसमें डाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा। तो अभी कोई भी सर्वसम्मति वाला कोई भी मसौदा तैयार नहीं हुआ। मैं प्रस्तावना की बात नहीं कर रहा हूँ, मसौदा जो जिस पर आगे प्रस्ताव बनेगा, फिर उसको कानूनी तौर पर एक तरह से जामा पहनाया जाएगा, वो अभी बहुत दूर है। पर यह है कि क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत जल्दी है कोई ना कहीं सफलता पाने की, जो कि उनको नहीं मिल रही। और ये भी बात सच है कि वो अपने मुंह से खुद कई बार कह चुके हैं कि मुझे वो नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, और जो उनको इस तरह से उनका समर्थन करता है उसको बहुत अच्छे से वो अपना मित्र मानते हैं। और ये भी सच है कि इस साल उनको ये मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पूरी जो प्रोसेस है उसमें 1 साल लगता है। तो अभी यदि शुरू करते हैं कार्यवाही तो हो सकता है अगले साल नहीं, कौल उनको साहब मिल कह ही रहे हैं कि जाए। इसे नोबेल का क्या लेना देना? ये गलत है, वो क्योंकि खुद अपनी जबान से कह चुके हैं ये बात। हाँ, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कह रहा हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार खुद कह चुके हैं कि मुझे मिलना चाहिए, और सब लोग मानते हैं कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ वगैरह वगैरह। तो ये किसी दूसरे की सुनी हुई बात नहीं, वो खुद ही ये बात कहते रहते हैं। अब उनकी चिंता क्या है कि रूस और चीन बहुत ही खास दोस्त हो गए हैं, उनमें किस तरह से फूट डाली जाए। तो इसलिए राष्ट्रपति पुतिन को खुश करके उनके तरीके से युद्ध विराम करके, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका की हार होगी उसमें, 350 बिलियन डॉलर लगाकर और 3.5 साल तक उनको हथियार देकर, यदि बाद में रूस की ही बात माननी थी तो फिर उसकी क्या जरूरत थी इतना इतना सब देशों में जाकर बात करने की, इतना विध्वंस करने की उस देश के यूक्रेन के लिए। यूक्रेन तो 6 सप्ताह में तैयार हो रहा था युद्ध विराम करने के लिए। 2022 की बात है ये तथ्य आप देख सकते हैं जाकर, ऑनलाइन अवेलेबल होगा ये सब। तो अब ये राष्ट्रपति ट्रंप की महत्वाकांक्षा से हटकर मजबूर हो गया है कि इस युद्ध को किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती से, सही हो गलत हो, इसको विराम किया जाए, ताकि वो पुतिन को खुश करके चीन और रूस में फूट डाल सकें और अपना पूरा ध्यान चीन पर कर सकें। उनको अप्रैल में और इसके चीन लिए जाना अमेरिका है। कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है शायद। अप्रैल में चीन जाने से पहले वो चाहते हैं युद्ध विराम होगा और जी। उनका पूरा ध्यान चीन पर होगा उसके बाद। ठीक है, खरे साहब को क्या लगता है? खरे साहब, आपका टेक क्या है इस पर? देखिए विवेक, सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अमेरिका के एक बड़े फेमस विदेश मंत्री थे, हेनरी किसिंजर। हाँ, उन्होंने एक बात कही थी, और उनकी बात से ही आपको ये पूरा प्रकरण और ट्रम्प की बात समझ में जाएगी। उन्होंने कहा था कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो ये बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो ये घातक है, यानी फैटल है। तो इस बात में ही अमेरिका की पूरी पॉलिसी आपको समझ में आ जाएगी। और मुझे तो शुरू से ऐसा लगता है, जब से ट्रंप इस प्रकरण में आए हैं, कि कहीं पुतिन ने ट्रंप को जेलेंस्की के खिलाफ सुपारी तो नहीं दी हुई है। पूरा जो चल रहा है, जिस तरह से वो सारा प्रकरण चला रहे हैं, और जैसा भी 28 पॉइंट प्लान लाए, वो तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन ने बना के ट्रंप को दे दिया हो कि चलो इसको पब्लिश कर दो। तीसरी चीज ये है कि अभी हाल में ही, कल ही ट्रंप ने बोला कि जब जेलेंस्की ने अपने से 20 गुना बड़े देश से लड़ने की सोची थी, तो क्या हमसे पूछ के सोची थी, और अब इसका परिणाम वो भुगतते हैं, और अब हम उन्हें मिसाइल भी नहीं देंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें, और ट्रंप ने अब लास्ट में क्या किया कि रूस को चीन के पास कर दिया और भारत को भी चीन के पास कर दिया। तो आप अगर पूरे जियो पॉलिटिक्स में देखें तो ट्रंप पूरी जियो पॉलिटिक्स चला रहे हैं अपने तुनक मिजाजी, अपने सनकपन में, अपनी इच्छा और ईगो के हिसाब से। तो ऐसे तो जियो पॉलिटिक्स चल रही है। अब अगर हम बात करें इसके बाद, जब वो पूरा मामला उनके हाथ से निकल गया, वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए। फ्रस्ट्रेशन में आके कभी वो जेलेंस्की के हिसाब से प्लान लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, कभी ट्रंप पुतिन के हिसाब से ले आते हैं। अब इसके बाद एक सीक्रेट मीटिंग अबू धाबी में चल रही है, जिसमें अमेरिका के, यूक्रेन के, रशिया के अधिकारी शामिल हैं। एक जिनेवा में मीटिंग चली जिसमें यूरोपियन यूनियन के लोग शामिल हैं। आप देखिए कितना बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये बातचीतें चल रही हैं। यूरोपियन यूनियन एक प्लेटफॉर्म पे शामिल है, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया अबू धाबी के प्लेटफॉर्म पे शामिल है। 28 प्लान बनाए, अब 19 बचे। तो इस तरह का जो सारा अब रायता, जिसको सीधी भाषा में कहते हैं, फैला लिया है ट्रंप ने। अब उनको लग रहा है, इतने वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, उनको लग रहा है कैसे भी करके भैया अब ये खत्म करो युद्ध, और अब हमको ये इसका श्रेय दिलवा दो। क्योंकि एंड ऑफ द डे
वो अपने चुनाव में कहते रहे कि हम 24 घंटे में ये खत्म करा देंगे। 1 साल उनको हो चुका है, खत्म कराना तो ठीक। और यहाँ मुझे एक चीज और लगती है, अगर आप लोगों में से विशेषज्ञों को याद होगा कि शुरुआत में जब ट्रंप ने पुतिन के हिसाब से, रूस के हिसाब से बोलना शुरू किया गया था, तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि शायद पुतिन के पास ट्रंप का कोई सीक्रेट है, कोई राज है, ऐसी कोई बात है कि वो उनके हिसाब से बोलते हैं। तो मुझे तो कहीं जाके अब ऐसा लगता है ये 28 पॉइंट पीस प्लान देख के कि ये सच बात है कि शुरू से सारा कुछ जो प्लान हो रहा है, जितना भी हुआ, 10% छोड़ने जो जेलेंस्की के हिसाब से हुआ है, 90% तो ये पुतिन और रूस के हिसाब से हो रहा है। और अभी भी जो 19 पॉइंट बनेंगे, उस पॉइंट में से भी मैक्सिमम पॉइंट रूस के हिसाब से होंगे, और नहीं होंगे तो रूस तब तक तैयार नहीं होगा जब तक अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें डाल नहीं लेगा। और यहां मैं एक चीज और कह दूं, जो 28 पॉइंट पीस प्लान है, उसमें एक पॉइंट है कि 100 दिन के अंदर चुनाव कराना है यूक्रेन में। अब ये कैसे संभव होगा? एक युद्धग्रस्त देश है जिसकी कैसे 4 100 दिन साल में से युद्ध चुनाव रहा कराएंगे? होगा, वो एग्जैक्टली 100 दिन में कैसे प्लान करा लेगा, कैसे चुनाव करा लेगा? दूसरा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों देशों को फुल एमनेस्टी दी जाएगी, यानी कंप्लीटली क्षमा कर दिया जाएगा। तो जो आईसीजे में केस चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, उनका क्या होगा? कोई फायदा ही नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं रहा। आप पुतिन को कैसे सजा दिलाएंगे? तो कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के अगर मैं इसका रिव्यू करूं एक पॉइंट में, तो ट्रंप ने अपनी सनक और ईगो में इस पूरे पूरे मसले को चलाया है, और जिसको मुझे लगता है डिक्टेट कर रहे हैं पुतिन और रूस। और एंड में मैं आपको बताता हूं, ये जो 28 पॉइंट के बच के 19 बचे हैं, ये भी एंड में रशिया के हिसाब से ही बनने वाले हैं, और जेलेंस्की को एंड ऑफ द डे इन्हें मानना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन की थोड़ी बहुत भूमिका है, लेकिन अब मुझे लगता है ट्रंप जिस स्थिति में इसको ले आए हैं, वो मनवा के रहेंगे जेलेंस्की से। यूरोपियन यूनियन जरूर थोड़ा बहुत पुश करता रहेगा जेलेंस्की को, लेकिन उससे खास फर्क अब नहीं पड़ने वाला। तो अब जो स्थिति बन रही है, उसमें जेलेंस्की को ये मानना पड़ेगा, आने वाले 15-20 दिन में ये सब सेट हो जाएगा और ट्रंप जीत चुके होंगे। भाई साहब, कहीं ऐसा ये तो मेरा नहीं है कहना कि ये जो मीटिंग हुई थी अलास्का में, जी। उसमें पुतिन ने कहा हो कि आपने जो असेट हमारे फ्रीज कर रखे हैं, आप सीज जी। फायर करा दो, 10% आपका, इतने मिलियन या इतने बिलियन। और वे खुश हो गए होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि भाई चलो, अब तो माल ही माल है, माला माल हो गया मामला। भागते भूत कुछ की ना कुछ लंगोट से ही डील युद्ध हुई आज है नहीं तो कल इनके बंद बीच होना ही में। है। हमारे पास पावर है, हम इसको कुछ मिलियंस में सेट कर लेते हैं, सेटिंग हो जाएगा, पर बढ़िया चल जाएगा मामला। देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए विवेक, बीच में एक ट्राई मुझे लगता है लास्ट की थी ट्रंप ने, जो शी जिनपिंग के साथ उन्होंने G2 बनाने की बात कर ली थी कि चलो भैया, अब हम रशिया को साइड करते हैं, चाइना और अमेरिका दोनों शक्तिशाली Exactly. देश रहेंगे दुनिया में, हम डील कर लेते हैं। लेकिन वो मामला भी उनका जमा नहीं, तो वो वापस आ गए अपने मूल प्लान पे। अब वो रशिया के हिसाब से काम कर रहे हैं। और मैं जैसा साफ आपको बता रहा हूँ, कल इनकी बातचीत भी हुई शी जिनपिंग के साथ। अब अगर हम थोड़ा सा उसको भी देखें, उस मामले को भी, ट्रंप ने बोला कि हमारी जो बेचने की है, जो हम सोयाबीन बेचने वगैरह की स्थिति है, वो सब कर रहे हैं। जबकि शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में बोला कि हम ताइवान पे अटैक करेंगे, और उस समय हम जी ताइवान को लेंगे, और उसमें हम किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब दोनों जी स्थिति में साफ हो गया है कि अगली जो लड़ाई है, ये खत्म कराने के बाद पुतिन का अगला नंबर ताइवान और चाइना का आने वाला है, जिसमें ट्रंप को अंदर आना पड़ेगा। तो अब मुझे लगता है कि नई लड़ाई का मामला तैयार हो चुका है, जी। और ये तो वो खत्म कराने ही वाले हैं ट्रंप, यूक्रेन रशिया को। जी मैं विवेक। कौल साहब का रिएक्शन चाहूंगा। कौल साहब, आपने पैनलिस्ट की बात सुनी, खासकर खालिद साहब और अनुज सर की बात सुनी, आप क्या कहेंगे आप इस पर? जनरल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली। आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स पीपल। कैन यू हियर मी? आपको मेरी हाँ, आवाज आवाज आ आ रही रही, है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही। व्हाट जनरल साहब इज सेइंग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखिए, जो 28 पॉइंट मसौदा था, उसके अंदर काफी, मतलब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, कईयों को संदेह था कि क्या पुतिन ने उसको ड्राफ्ट किया, बिकॉज दैट वाज वेरी प्रो रशिया। जो डॉनबास का एरिया है, मैं वहां जा चुका हूँ, वो एक बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि टैंक्स कैन स्ट्रेट रोल इन। तो वो देने पे तो काफी 70, आई थिंक 72, बिटवीन 72 एंड 75% इज अंडर रशियन कंट्रोल। और हर हफ्ते वो 1-2 गांव और ले लेते हैं। तो इट वोंट बी डिफिकल्ट टू से कि 80% कैप्चर कर चुके हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, देखिए, क्रीमिया तो भूल जाइए, रशिया नहीं देगा। मैं वहां जा चुका हूँ, मेरे दोस्त वहां रहते हैं, वो इम्पॉसिबल, वो तो आउट ऑफ कन्वर्सेशन है।
आप धनबास की बात करें, धनबास का क्या 50% रिटर्न होगा, ये एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर मुझे लगता है कौड़ी फंसेगी। और ये जो 19 पॉइंट प्रपोजल है, ये बहुत ही अनस्टेबल है एज ऑफ नाउ। इसमें डिफरेंट पार्टीज के ऑब्जेक्शंस हैं। और अभी दुबई में अभी गल्फ के अंदर मीटिंग हो रही है, उसके बाद एक और मीटिंग प्रपोज्ड है बल्गेरिया या रोमानिया में। आई थिंक 5 मिनट पहले आई जस्ट सॉ दैट 50 न्यूज, जिसके अंदर यूक्रेन और रशिया के कुछ डिप्लोमेट्स बात करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन, जो आप पॉइंट बात कर रहे थे, वो 100 दिनों का उन्होंने ड्रॉप कर दिया है कि अब हम क्या करवाएं। और मुझे ये लगता है इलेक्शन एक प्रेशर टेक्निक है जेलेंस्की पे। उन्हें बोल दिया गया था पहले कि 100 दिन में इलेक्शन, वरना आप जेल जाइए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑन ग्राउंड एक बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो टायर्ड हैं एंड फैटिग्ड हैं, और वो जब देखते हैं उनका देश कहां से कहां पहुंच गया, रेबल में पहुंचा दिया, मतलब ऑल नॉट लाइक गाजा, गाजा वाज इवन वर्स, लेकिन ऑलमोस्ट वेरी डिस्ट्रॉयड। और उनके की स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, वहां पे भी अटैक्स हुए हैं, इंफ्रा पे अटैक हुए हैं, और उसको रीबिल्डिंग कॉस्ट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन भी किया था, सबसे कंजर्वेटिव नंबर $250 बिलियन है, जो मुझे लगता है 350-400 बिलियन से कम होगा ही नहीं। तो उसकी कॉस्ट अंकर करने के लिए जो रशियन एसेट्स थे, जो 28 पॉइंट उसके एजेंडा के था कि उसको हम लिक्विडेट करेंगे, उसको रशिया ने निकलवा दिया है। तो मुझे नहीं लग रहा कि रशिया इसमें कुछ खास कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो ये सारा ठीकरा फटेगा यूरोपियन यूनियन पे और उधर। इसीलिए ज़ेलेंस्की के इस टाइम ही इज हैविंग कोल्ड फीट। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो देश का डिस्ट्रक्शन हुआ है, और उनकी खुद की आबादी देख रही है, नेटो की जो प्रोटेक्शन अम्ब्रेला हमें मिलनी थी वो अब नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर बात हो रही है कि कौन प्रोवाइड कराएगा यूक्रेन को सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी, यूक्रेन की फौज को 6 लाख से कम करने के लिए बात करना, लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को हटाना, और फ्यूचर ड्रोन टेक्नोलॉजी। देखिए, मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ा हूं। यूक्रेन के अंदर से जो ड्रोन का डाटा आता है, विवेक जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, पैलेंटियर यहाँ की कंपनी कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीद रही है। वॉर टैक्टिक, इट्स अ वॉर टैक्टिक स्टिमुलेटेड जोन राइट नाउ। वहां पे फ्यूचर वॉर टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम हो रहा है। कंपनी का नाम है पैलेंटियर। आई एम एन इन्वेस्टर, सो मैं इसको प्रमोट नहीं करता, इसीलिए इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। लेकिन कहने की बात है, दुनिया की जो एम्यूनिशन कंपनीज हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर पे करती हैं, वो स्टडी कर रही हैं कि कैसे आप $5,000 के सोफेस्टिकेटेड ड्रोन से $1 मिलियन का आप आर्सेनल उड़ा देंगे। तो ये एक तरीके का लेबोरेटरी बना हुआ है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है लोगों के लिए। और ये भी बात आपकी, विवेक जी, बिल्कुल सही है। कुछ महीनों पहले आप ही ने बोला था कि जो इंडस्ट्रियल वॉर कॉम्प्लेक्स है, जो अमेरिका की कंपनीज है, वो इसको पुश करती हैं। इसमें मतलब ये सोचने की भी बात नहीं है, उनका प्रॉफिट बनता है। लेकिन एट दिस पॉइंट ये जानना जरूरी है कि ट्रंप अपने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, मैं खुद जा चुका हूं कई रैलीज के अंदर, मैंने देखा है, ही मेंट बिजनेस जब उन्होंने बोला। और बहुत सारे स्विंग वोटर्स ने, आपको समझना पड़ेगा, जहां मैं इस टाइम अभी बैठा हूं पेंसिल्वेनिया, जो स्विंग स्टेट थी, उनको वर्ल्ड वॉर 3 रोकने के लिए वोट इन किया। और वो लोग इस टाइम काफी परेशान थे। अब थोड़ा बहुत रिलीफ आया है, जब गाजा में थोड़ा बहुत शांति आई है, और अब वो चाहते हैं इधर आए। लेकिन एक पॉइंट आपके पैनलिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, जो मुझे लगता है मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, कि वी हैव पुश रशिया टू द पार्क ऑफ चाइना। और अगर चाइना के साथ रशिया आ गया, देन हमारे पास लेवरेज ही खत्म हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक होगा अमेरिकन नहीं, मुझे इंटरेस्ट के लगता है लिए। स्पेशली ये लोग आरआईसी, चाह रहे हैं, इसमें आरआईसी एक इंपॉर्टेंट भूमिका है। रशिया चाइना तो है ही, रशिया इंडिया चाइना का भी एक फैक्टर है जो डीडॉलराइजेशन और बाकी चीजों की बात कर रहा है। एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूंगा। जल्दी से। ट्रंप के बहुत इस टाइम विरोध में उनका खुद का मागा वोट बैंक है, क्योंकि जॉब्स वापस आ नहीं रही, एआई की वजह से लाखों जॉब्स जा रही हैं। वो एक पॉइंट है। दूसरा, जो ट्रंप के सेंस, मतलब आप समझिए, रिपब्लिकन पार्टी में पूर्णिमा जी जैसे लोग और भी बहुत लोग हैं, और डेमोक्रेट जो स्विंगर्स थे, वो भारत को एक बहुत क्लोज फ्रेंड मानते हैं, और भारत के साथ 25 साल की एक फ्रेंडशिप है, अलग अलग बास्केट्स में है। तो सबको दिख रहा है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टॉर्मेंट हो रहे हैं, उसको कैसे फिक्स किए। और ये मत भूलिए, इंडिया का जो डायस्पोरा अमेरिका में रहता है, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू टेक्नोलॉजी, वो भी पुश कर रहे हैं कि ये पीस दोबारा आ जाए। इसीलिए मैं पर्सनली बिलीव करता हूं ये 25% टैरिफ बहुत जल्दी खत्म होगा, और भारत को मुझे लगता है ठीक है, पूर्णिमा जी कुछ कहना 19% चाह से रही नीचे लाया हैं। जाएगा। ठीक है पूर्णिमा जी। सर, मैं 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैलेंटियर के नाम आया। पैलेंटियर इज़ ए वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल नेम। पैलेंटियर एज एक्चुअली उनका जो को ओनर है और फाउंडर है,
Peter Thiel has supported and funded JD Vance's first campaign fund 100%. First of all, second of all, Peter Thiel was named in Epstein file. So third of all, in कुछ दिन पहले Palantir का जो co-founder है Alex Karp has sold 585,000 shares, basically $95 million. उसका आप कैसे भी एनालाइज कर लीजिए. This is getting into very controversial conversation at this point of time. अब secondly, अब इस डिस्कशन में हम लोग मिनरल्स की बात नहीं किए. पहले मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन जो है इलाका में इट इज़ ए मिनरल रिच कंट्री, और उसका जो मिनरल्स है यूएस कभी उसको नहीं चाहेंगे कि वो रशिया के हाथ में चले जाए. जो 20% अभी रशिया ने कब्जा किया ये वॉर के दौरान, उसमें भी एनालिस्ट कहते हैं कि स्पेसिफिकली ऑन लिथियम 50% इज ऑन दिस पर्टिकुलर ये लैंड में आ चुका है. ये रशिया क्यों देंगे यूक्रेन को वापस, क्योंकि उन्होंने तो छेड़ा है ना ये युद्ध नेटो के लिए. अब नेटो चलाता कौन है? इट वाज ऑलवेज यूएस led, and this particular war was US provoked, US led and US funded. And ये बात आप छुपा नहीं सकते हो. This we have to accept the reality. On top of it, sir, it was a bipartisan war. Bipartisan meaning both Republican and Democrat support किया. मेरे खुद के सेनेटर जो विस्कॉन्सिन के सेनेटर है, सेनेटर रॉन जॉनसन has repeatedly told us he supported Ukraine on this war. अब जो सिनारियो आपको मैं बताने जा रही हूँ सर, रिपब्लिकन दिखा रहा है कि वो हैंड वॉश करना चाह रहा है. मैं वही बात आपको कह रही हूँ कि इट वाज यूएस लेड वॉर, बट जबकि पता चला कि रशिया इज नॉट गोइंग टू बी controlled at all. No matter how many sanctions you put on them, Russia is winner in this case. This is why President Trump is coming up with this plans that is looking like as if it is Russia written or Russia के pro Russia है. It is not that. It is because of the fact that Russia is actually winning. अब winner के side हमेशा आपको अमेरिका को दिखेंगे. अब in this particular case अभी somehow United States wants to pull back, but they don't want to pull back from the minerals. आपको याद है हमारा जो whether it's कांग्रेसमैन हो whether it's senators हो, उन्होंने बार बार बोला है यूक्रेन का जो मिनरल्स है उसमें अगर उनका कब्जा हो जाए, अमेरिकन की 7 पीढ़ियां उस मिनरल से जी सकते हैं. लेकिन वो अभी तक तो वो क्लियर नहीं है ना कितना मिनरल है वहां पर नहीं है. पहला पॉइंट तो यही है कि पुतिन को ये फैसला क्यों करना पड़ रहा है. माथुर सर का एक जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं आ रहा हूं खरे सर और सिंह सर आपके पास. जी देखिए, मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ है कि फिलहाल मेरे को इसमें कोई ज्यादा उम्मीद नजर आ नहीं रही है. मैं आपको सिर्फ आपको नहीं लग रहा सीजफायर का सिचुएशन बन रहा है? नहीं, मैंने बता दिया. आई हैव यूज्ड दैट स्टेटमेंट. शॉर्ट अनस्टेबल सीज फायर इज द बेस्ट दैट आई सी. शॉर्ट अनस्टेबल सीज फायर इज द बेस्ट दैट आई सी. मैं आपको कुछ और बता रहा हूं कि हम अभी बात चाइना की आई है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अमेरिका को भी ये बात मालूम है कि अगर चाइना को उनको काउंटर करना है, क्योंकि सुपर पावर राइवलरी आज अगर है, रशिया को इन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया ऑलरेडी. सुपर पावर राइवलरी अमेरिका और चाइना के बीच में है. चाइना एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत अपने आपको आगे बढ़ा रहा है. सॉरी, दैट 100-year मैराथन विच दे टॉक ऑफ, उसको आप देख रहे हैं, उसमें बहुत तेजी से चल रहे हैं. पूरा प्लानिंग उन्होंने किया है. आज चाइनीज नेवी जो है वो अमेरिकन नेवी से ज्यादा पावरफुल हो गई है, और उन्होंने पूरी दुनिया में अपने ऐसे ऐसे जगह पर जाकर के कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिए, चाहे वो जिबूती हो, हम्बनतोता हो, मालदीव्स हो या और भी कहीं हो. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अमेरिका को इस बात को समझना चाहिए, और जो अमेरिकन हैं और जो खास करके जो इंडियन अमेरिकन अमेरिका में बैठे हैं, उनको ये बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो अमेरिका बिना इंडिया के चाइना को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकता, और ये अमेरिका अच्छी तरह जानता है. और अमेरिका नीड्स, अब मैं बताता हूं अमेरिका की आज की परिस्थिति में क्या अमेरिका की प्रॉब्लम है. अमेरिका की प्रॉब्लम ये है क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की फिजिकल आर्मी की जरूरत गाजा में पड़ सकती है. फिजिकल आर्मी की जरूरत यूक्रेन में जब आपको पीस कीपिंग फोर्स इवेंचुअली अगर आई तो वहां पर पड़ सकती है. इसलिए वो पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, और पाकिस्तान
हर वो चीज करवाने का प्रयास कर रहा है जिससे कि भारत को नुकसान हो सके। तो ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस मैं आपको बताना वो है, और अमेरिका इस बात को समझता है, और मुझे यकीन है कि जी। जितने जितने कॉन्फिडेंस से जी। धीरज साहब कह रहे हैं कि टैरिफ्स विल गो, उसकी वजह यही है कि अमेरिका जानता है कि बिना भारत के, चाहे वो क्वाड में हो, चाहे वो ऑन लैंड बॉर्डर्स में, लेकिन लाइन ऑफ ऑन अदर कंट्रोल साइड में हो। ठीक है सर, आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिनों अमेरिका के लिए, जिस तरह से पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर वो दिखा रहा है। जी। किसी और दिन सर इस टॉपिक पर किसी और दिन हम लोग बात कर लेंगे। आज मैं जल्दी से यूक्रेन का के पास क्या हैंड्स बच जाते हैं, ये सवाल मैं स्वर्ण सिंह जी और अभिषेक जी से पूछ लेता हूं। स्वर्ण सिंह जी, आपका क्या जवाब है? यूक्रेन के पास क्या ऑप्शन है? सरेंडर लास्ट ऑप्शन, दैट्स इट? देखिए, यूक्रेन के पास बहुत कम ऑप्शन हैं। सारे ऑप्शन राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के पास हैं। और यदि आप बिल्कुल ध्यान से उनके व्यक्तिगत तौर तरीकों को देखें जी। तो आपको ऐसा लगेगा कि राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को काम पे लगा रखा है। उनका हर 1 या 2 घंटे में कोई ना कोई बयान आता है इस विषय पर। राष्ट्रपति पुतिन सप्ताह में 1 आध बार इस पर बयान देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप केजीबी एजेंट तो नहीं बन गए कहीं? और आप देखें, राष्ट्रपति पुतिन कहाँ हैं आज? किर्गिस्तान गए हुए हैं। वहां पर सोवियत संघ की जो जीत नाजी जर्मनी पर हुई थी, उसके एक स्मारक के ऊपर वो फूल अर्पण कर रहे हैं। 9 दिन बाद वो दिल्ली आने वाले हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ना तो क्लाइमेट समिट में जा पाए हैं, ना G20 समिट में जा पाए हैं। उनको काम दिया हुआ है कि आप इस युद्ध को खत्म कराएं जल्दी से, और मेरी शर्तों पर इसको खत्म कराएं, कम से कम कैरिकेचर करें तो इसको ऐसा आप देखेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो महत्वाकांक्षा राष्ट्रपति ट्रंप की चुनावों में आपने देखी कि 24 घंटे में युद्ध बंद करा दूंगा, आज मजबूरी बन चुकी है। उनको लगता है कि ये रूस की बात मानकर इस युद्ध से पीछा छुड़ाया जाए, ताकि वो चीन से सीधी प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर सके, और तैयारी करें इस तरह से कि ये रूस आपने और चीन बहुत को सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात की, अलग क्योंकि करें। उधर एक और फ्रंट खुल रहा है अभी, ताइवान वाला, और जापान अलग तैयारी कर रहा है। अभिषेक खरी जी, आपका रिएक्शन इस पे जल्दी से। जी, देखिए विवेक जी, अब तो ये है कि जेलेंस्की ने अभी अपनी जनता को संबोधित करते हुए बोला था कि हम उस स्थिति में आ गए हैं कि या तो हमारी डिग्निटी यानी मान सम्मान खो जाएगा, या हम अमेरिका जैसा साथी खो देंगे। तो या अब फिर एक आंसर कड़ाके इसी में है या कि फिर अब एक उनकी मुश्किल dignity भरे ठंड का मुकाबला यानी करें। मान सम्मान खोने वाला अमेरिका का, तो साथ वो छोड़ने वाले नहीं। तो ये स्थिति। और उन्होंने एक और उन्होंने चीज मैं मौसम का कहूंगा भी जिक्र किया था अभिषेक सर, जी। उन्होंने वेदर का भी जिक्र किया था। जेलेंस्की ने कहा था बहुत हार्श मैं एक वेदर और आने वाला, important हार्श बात पे विंटर ध्यान- आने वाला है। मैं एक्चुअल में एक और इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान लाना चाहता हूँ कि जो 28 पॉइंट पीस प्लान था, उसमें एक ये पीस काउंसिल भी बनने वाली थी, जिसके हेड बनने वाले थे ट्रम्प। और सेम चीज आपको अगर याद होगी तो सेम वो गाजा में भी एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनी थी, जिसके हेड थे ट्रम्प। अब उसका क्या हाल है? कोई उनकी बात नहीं मान रहा, वो अपने हिसाब से चल रहा है। और फिर हमास और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो यहाँ ये कितना सफल होगा, ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी कैसे यहाँ पे सफल कर पाएगी, मैं तो बहुत डाउटफुल है चीजों को लेकर। लेकिन ये बात पक्की है कि अब ये जेलेंस्की को मानना पड़ेगा। चलिए, और तो एक हम हिंदुस्तानियों के तौर पर अगर लिया जाए तो कम से कम सीज फायर की बात हो रही है, जंग रुकने की बात हो रही है, तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर देखें और ऊपर वाले से ये दुआ करें कि ये जंग रुक जाए और लाखों की जान बचाए। कौन साहब माफ कीजिएगा, वक्त सीमित है, मैं आपके पास दोबारा लौटूं इतना वक्त नहीं है। फिर हम लोग इस मुद्दे पर ज्वाइन करेंगे और बात करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बारी इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। आज का सवाल है आपके लिए, त्रिपुरा के सीएम कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए माणिक साह, ऑप्शन बी किशोर बर्मन। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल के विनर का नाम है आशीष कुमार, बरोदे, भोपाल, मध्य प्रदेश से। आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई। जल्दी दिया जाएगा एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से।